पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का पार्ट 2। यानी कि हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या पढ़ा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, कूलम लॉ के बारे में पढ़ा, लेकिन इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है द रीजन सराउंडेड बाय चार्ज which in which second is wrong in which its electrical effects can be experienced। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या होता है, एक रीजन होता है जिसमें हम लोग एक रीजन होते हैं, एक चार्ज को सराउंड करके, ओके, एक चार्ज के आसपास एक रीजन होते हैं जिसमें हम लोग उस चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख सकते हैं। इन विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सबसे पहले देख लो, ये मान लो एक चार्ज है, इसको मैंने क्या बोला, ये चार्ज व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लो कैपिटल की एक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, मान लो इधर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस में बैठा है, ओके, इसको याद रखना। देन हम लोगों ने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है, क्यों नॉट हम लोगों ने इसमें लेके आ गया। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ओके। ये कौन से डिस्टेंस में, मान लो पी पॉइंट में लेके आ गया, तो इसमें देखो क्यू एंड क्यू नॉट के बीच में क्या होगा, ये मान लो ये भी हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया, मान लो इस केस में पॉजिटिव ले लिया, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरीके से होगा, इधर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस साइड में होगा, एंड है कि नहीं, ओके। बाकी पी पॉइंट एंड क्यू के बीच का मान लो डिस्टेंस क्या है, आर वेक्टर है, लेकिन वेक्टर बिटवीन क्यू एंड द पॉइंट पी वेयर वी हैव टू कैलकुलेट। देखो क्यू क्या, क्यू भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अपने को जीरो लेना है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट का पावर बहुत कम है, ऐसा मान लो, ओके, बाय क्यू नॉट अपने को जीरो लेना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको इमेजिनरी चार्ज भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इमेजिनरी चार्ज, ओके। तो अभी आर वेक्टर क्या होता है, इसको मैग्नेटिक के अंदर अगर ले लो तो क्यू एंड क्यू डॉट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ये, एंड आर वेक्टर की फॉर्म में अगर बताऊं मैं तो क्या होगा, वेक्टर बिटवीन द चार्ज व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। क्या पता चल गया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस बार, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सी तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पता चल रहा है कि अगर क्यू पॉजिटिव है, ये बाद में करेंगे लेकिन अभी याद रखो ऐसे, अगर क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे टू द बॉडी लगता है, अवे टू द इस बॉडी यानी कि इस साइड से अवे टू द चार्ज होता है। क्यू अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स चार्ज होता है, ओके। तो इसमें क्यू हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया, इसी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको ऐसे बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके। इसको भी बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बताता है, ओके, स्ट्रेंथ को बताता है। तो इसको लिखा जाता है ई के ऊपर, यानी कि ई वेक्टर की फॉर्म में। तो ई वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय डी क्यू नॉट ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, ओके, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ओके। टेस्ट चार्ज ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये होता है ई वेक्टर। अगर डेफिनेशन अपने पूछे कोई क्या होगा डेफिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as force experienced by the test charge due to किसके वजह से टेस्ट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया था, इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से, ड्यू टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज कैपिटल क्यू, ओके, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके। डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो अभी यूनिट देखते हैं हम लोग, यूनिट की बात करें हम लोग, अगर यूनिट किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें तो सबसे पहले अपना ऐसा यूनिट जो आ जाएगा, दो ऐसा यूनिट होता है। पहला ऐसा यूनिट होगा अपना फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो न्यूटन बाय कूलम हो जाएगा पहला, एंड दूसरा हो जाएगा वोल्ट बाय मीटर, ओके। ये है वोल्ट, ये है मीटर। देन अगर सीधे यूनिट में लेना है तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स का है अपने पास दाइन अपने क्या हो जाएगा, दाइन डिवाइडेड बाय क्यू का चार्ज का क्या लेते हैं हम लोग, स्टेट कूलम लेते हैं, स्टेट कूलम। आई होप क्लियर हो गया आप लोग का, साइन चीज़ें से इस बार हम लोग बात कर लेते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू टेस्ट चार्ज था। इसको थोड़ा और डिराइव करें हम लोग तो क्या होगा, जो फोर्स है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, के क्यू नॉट अपन ने दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है, ओके। डिस्टेंस हम लोगों ने ये आर वेक्टर था, मैग्नीट्यूड था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्यू नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है ना, वो तो डिस्प्लेसमेंट होता था ना आर वेक्टर, तो डिस्टेंस वेक्टर ले लिया हम लोगों ने। सो जनरल फॉर्मूला होते हैं वो ये होते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला को याद रखें, इसी को जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाई, सॉरी अगर पूछा आपको मैग्नीट्यूड निकालने को पूछे इसमें जनरल फॉर्मूला को लिखना है, ओके।
कि मान लो ये क्यू चार्ज था, ये पी पॉइंट है, ओके। इस पॉइंट में अपने को मैग्नेटिक क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे, के क्यू अपन ने आर स्क्वायर, ओके। इतना बात कर लिया हम लोगों ने। अभी बात करते हैं फिर से इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, तो इसका मैग्नीट्यूड है एक। तो इस टर्म की बात करें, वेक्टोरियल टर्म की बात करें, तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा, बिल्कुल डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो अपने को पता चल गया, के क्यू अपन ने आर वेक्टर का स्क्वायर था, है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। एंड डायरेक्शन मान लो हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर के टर्म पे लिख दिया, यूनिट वेक्टर के टर्म पे लिख दिया मान लो। इससे इसको अगर हम लोग फर्दर डिराइव करें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी देखो क्या हो जाएगा, के क्यू आर वेक्टर, तो क्यू हो गया। तो ये हो जाएगा अपना मेन जो फॉर्मूला है वेक्टोरियल टर्म पे, ओके। अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों लिखना है, अगर मैग्नीट्यूड सीधा आ जाए तो के क्यू अपने आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेना, अगर वेक्टर भी आ जाए तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ओके। बिल्कुल क्लियर है अभी, ओके। इस बार हम लोग पढ़ते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय, ये आर वेक्टर क्या है, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द चार्ज क्यू व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड, ये है, ओके। तो इस बार हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो तेज चार्ज पे अपना फोर्स आता है, देखो ये था अपना क्यू मान लो, ये था अपना तेज चार्ज क्यू नो या फिर क्यू ही मान लो, ओके। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनिटी डिस्टेंस पे है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मान लो पॉजिटिव है, तो फोर्स कितना लगेगा, इस तरफ लगेगा, कितना फोर्स लगेगा वो कैसे बताएंगे। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही लगेगा ना। तो अपना जो फॉर्मूला था वो था ई इक्वल्स टू एफ अपने क्यू, तो फोर्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, इनटू क्यू, बिल्कुल। देखो इस फॉर्मूले से फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू दी चार्ज प्रोड्यूसेस व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, बिल्कुल। तो इससे आपको पता चल गया अगर क्यू पॉजिटिव हो जाए, इफ क्यू पॉजिटिव एंड इफ क्यू नेगेटिव, जैसे भी बोल सकते हैं क्या होगा, अगर क्यू पॉजिटिव हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एंड फोर्स का डायरेक्शन है वो सेम होगा, एंड अगर क्यू नेगेटिव हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपना फोर्स से अलग हो जाएगा, ओके। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर क्यू नेगेटिव है तब क्या होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी साइड होता था, टुवर्ड्स होता था, टुवर्ड्स होता था, मतलब फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसी वजह से अट्रैक्ट करता है, ओके। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या बोला मैंने। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट एक और टॉपिक अपना उसको हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं, ओके। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसका नाम है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, चार्ज ऑन एयर प्रॉब्लम, चार्ज ऑन एयर प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। ये मान लो एक चार्ज है क्यू, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड है, ओके। इसका मास है मान लो एम, ये ऐसे हवा पे लगा हुआ है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड ऊपर की साइड। तो हम लोगों ने क्या माना कि ये पॉजिटिव है, तो इसको मान लिया हम लोगों ने। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, एमजी लगेगा, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो साइड में है उसी साइड में क्या लगेगा, फोर्स भी लगेगा, फोर्स ऑन द चार्ज, ओके, दिस चार्ज। तो क्या हो जाएगा, अभी देखो इक्विलिब्रियम में है, तो एमजी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, एमजी बराबर हो जाएगा उस फोर्स के बराबर हो जाएगा, इस वाले फोर्स के। एमजी इक्वल टू फोर्स हम लोगों ने अभी क्या पढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होता है, क्यू चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को तो एमजी बाई क्यू हो जाएगा, इस बात को या इस फॉर्मूला को याद रखना, ओके। तो चार्ज ऑन एयर प्रॉब्लम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इक्वल्स टू एमजी बाई क्यू होता है, ओके। देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ईएफआई बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है इसको देखेंगे, ओके। तो जो ईएफएल होते हैं वो कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है जो जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं किसको डिनोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, ओके। तो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफएल आर सम इमेजिनरी लाइंस which are drawn to represent the electric field, so the electric field, okay। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। अगर कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा मैं, ये किसको शो करेगा, उस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके डायरेक्शन को बताएगा, ओके, उसके डायरेक्शन को बताएगा। आगे लिख देता हूँ डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर में, ओके। तो इफ वी ड्रॉ tangent at any point of an electric field line, it will give the direction of net electric field का strength या net electric flux density या net electric field का intensity का direction लेगा, ओके। direction इन है, ओके। तो फिर से एक और बात इसमें याद रख लेना, इस बात को हम बाद में करेंगे अच्छे से क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज दे दें तो फ्रीली मूव कर सकता है, ओके। एक पॉजिटिव चार्ज कैन फ्रीली मूव इन, तो पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये देख रहे हैं हम लोगों ने। इस बार हम लोग देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, ओके। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उसका हर एक फील्ड लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होगा,
सब कुछ सेम होगा, है ना। लेकिन इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड इधर एक मैग्नीट्यूड अलग होगा और डायरेक्शन अलग होगा और बोथ अलग हो सकते हैं, ओके, और बोथ डिफरेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के लेके हम लोग समझाते हैं आप लोगों को। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। देखो सबसे पहले अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ किसी भी पॉइंट पे तो क्या डायरेक्शन सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ओके, वेक्टर सेम आएगा, यानी कि उसका डायरेक्शन भी सेम आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अभी मैग्नीट्यूड देखो, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अभी अगर इसमें मैं ड्रॉ करूँ, ये मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें देखो पहले मैग्नीट्यूड ही देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ही डिफरेंट है, ओके, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अभी डायरेक्शन भी अलग अलग होगा, टेंजेंट ड्रॉ करो तो मैं इधर अलग अलग हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, इसमें डायरेक्शन भी अलग होगा, तो एक भी अगर अलग हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगा, ओके। तो इस पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं, ओके, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी होती है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी होता है, अगर Q इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एवेटेड चार्ज होगा, यानी कि सेम किसकी तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा Q अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवेटेड चार्ज होगा, और अगर Q नेगेटिव होगा आप लोग बोल सकते हो कि क्या होगा, Q नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है टेंजेंट वाला। इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट of at any point in an electric field line, it will represent the direction of electric field intensity in it at that point, okay, okay। तो थर्ड हम लोग देख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। थर्ड जो अपना प्रॉपर्टी है वो है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ओके। क्यों नहीं कर सकते इंटरसेक्ट, because if does it will represent two direction of electric field intensity net in a point, okay। तो मान लो अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से अगर मान लो इंटरसेक्ट कर गया, ये जो पॉइंट पे अगर हम लोग डायरेक्शन निकाले ई नेट का, तो इधर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इधर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अगर इसमें इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस साइड है, तो दो डायरेक्शन दिखा दिया जो कि पॉसिबल नहीं है ना, विच इज इम्पॉसिबल, हो गया, ओके। थर्ड पॉइंट देख लें, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इनसाइड, आर नॉट लाइज, एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डजंट लाई इनसाइड ए कंडक्टर, ओके। एक कंडक्टर के अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आ सकता, और कंडक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। क्यों नहीं आ सकता कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है हमेशा, इस बात पे याद रखना, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कि कोई लाइन ही नहीं है, ओके। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट देख लो, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है आर कंजर्वेटिव इन नेचर, क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर, हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लिया है ना ऑर्गेनाइजेशन पावर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ओके। तो इस तरीके से क्लोज्ड लूप कभी भी फॉर्म नहीं करता, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप इस तरीके फॉलो मतलब क्या नहीं करता, फॉर्म नहीं करता, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ओनली, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये क्लोज्ड लूप फॉलो करता है, ओके। वो बाद में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें इस बात को याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंजर्वेटिव होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्लोज्ड लूप फॉलो नहीं करता। सिक्स्थ पॉइंट देख लो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इसमें देखो क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स मोर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ई का मोर इंटेंसिटी, उनकी ई का वैल्यू ज़्यादा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा ई का वैल्यू ज़्यादा, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। सेवन पॉइंट की तरफ समझते हैं लोग। सेवन प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस बार ये जो पहले वाला हम लोगों ने सिक्स वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था उससे ही हम लोगों ने ये बात बोला कि उसमें क्या बोला था हमने, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ई का वैल्यू ज़्यादा है ना, ई वेक्टर का वैल्यू ज़्यादा, अगर ई वेक्टर का वैल्यू ज़्यादा है तो क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ओके। तो क्यू का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। एक प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल्सो फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ओके। तो जो इतना भी प्रॉपर्टी था हम लोगों ने पढ़ लिया। इस बार देखते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक चार्ज, इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक चार्ज। इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक चार्ज का बोलेंगे, मान लो क्यू एक चार्ज है, ओके। क्यू पे जो नेट फोर्स लग रहा है, एफ नेट जो लग रहा है वो जीरो है, इसका मतलब क्या है, एफ नेट किसके बराबर था, एफ किसके बराबर है, ई वेक्टर इंटू क्यू के बराबर था, तो ई वेक्टर इंटू क्यू भी जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ई नेट भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक चार्ज। किसको, एक चार्ज में एफ नेट अगर जीरो लगा होता है तो इसको इक्विलिब्रियम ऑफ दैट चार्ज बोलते हैं, ओके। डॉट चार्ज, तो इस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूट्रल पॉइंट का, ओके। इसको देख लेते हैं हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट का क्या बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या पॉइंट होता है, एन इमेजिनरी पॉइंट where E net on its charge is zero, ओके। तो एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसमें जो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ नेट स्ट्रेंथ कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है इन दैट चार्ज। ओके अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है तो क्या होगा, फोर्स पे उस चार्ज में कितना लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा। ओके तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, मालूम चल गया आप लोगों को। इस बार न्यूट्रल पॉइंट का दो केसेस हम लोग देख लेते हैं। केस 1 देख लो और न्यूट्रल पॉइंट पे नोट करके लिख लो। अगर दो चार्ज है ये Q1 एंड Q2 जिसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा, जिसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। मान लो Q1 का मैग्नीट्यूड कम है तो हमेशा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा Q1 के पास रहेगा। ओके जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उस चार्ज के पास रहता है। ओके उस चार्ज के पास रहता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोज टू द चार्ज which magnitude is small। ओके अब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो न्यूट्रल पॉइंट क्या पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसमें ई नेट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है ऑन दैट चार्ज। तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उस चार्ज के पास रहता है। केस 1 देख लो, मान लो ये है Q1, ये है मान लो Q2। इसमें हम लोग ने मान लिया कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से मैग्नीट्यूड से होता है ना, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो L है। ओके तो न्यूट्रल पॉइंट इधर रहेगा कुछ इधर या फिर इधर कुछ भी किधर भी हो सकता है, लेकिन Q1 के पास रहेगा। मान लो ये है न्यूट्रल पॉइंट Q1 से डिस्टेंस मान लो x एंड Q2 से न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस मान लो y। तो x किसके बराबर हो जाएगा, x ना डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, x किसके बराबर हो जाएगा, रूट Q1 से निकाल रहे हैं ना, Q1 से डिस्टेंस है x, Q1 तो टोटल लेंथ में Q1 प्लस Q2। ओके इस फॉर्मूला को याद रख लेना। अगर y निकालना है अपने को, यानी कि Q2 से डिस्टेंस निकालना है तो चार्ज रूट ओवर के अंदर टोटल लेंथ में Q1 प्लस Q2। ओके इस बार केस 2 देख लो। मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। होगा मान लो क्या है, साइन सेम है तो क्या होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा कुछ इधर होगा, यानी कि बाहर होगा है ना, जो Q1 एंड Q2 से बाहर होगा। अगर सेम चार्ज सेम साइन का है Q1 एंड Q2 तो रिपल्सन होगा ना, दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा तो क्या होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो बाहर होगा। ऑब्वियसली बात है Q2 के पास होगा कि Q1 के पास। सेम Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है, Q2 से छोटा है तो छोटे मैग्नीट्यूड के पास रहेगा। तो ये मान लो न्यूट्रल पॉइंट अपना इधर है, ये x डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L मान लो, एंड Q2 से डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। तो x कैसे निकालेंगे इस बार, x का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, रूट Q1 L अपन में रूट Q2 माइनस रूट Q1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला x का। और अगर y निकालना है, y कैसे निकालेंगे हम लोग, y क्या हो जाएगा, x प्लस L के बराबर हो जाएगा। ओके तो न्यूट्रल पॉइंट वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी के बारे में। ओके चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ लिया, न्यूट्रल पॉइंट पढ़ लिया, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके तो चार्ज डेंसिटी तीन टाइप का होता है। सबसे पहला चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ओके तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले मान लो कि एक रॉड है। ओके क्या है, ये एक रॉड है, इसका लेंथ है मान लो L, इसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज इस तरीके से कुछ पॉजिटिव चार्ज में दे दिया, मान लो टोटल चार्ज Q है इसका। ओके तो अगर हमें लैम्डा चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल चार्ज में टोटल लेंथ करेंगे, यही हो जाएगा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके बिल्कुल आसान है। ओके तो अगर हम लोग छोटा सा सेंस ले, यानी कि डी थीटा ले ले, DL ले ले, यानी कि इतना सा ले ले, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा अपना डी थीटा में DL। ओके डेल लैम्डा ले। ओके सो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। तो अभी अगर हम लोग एक इधर ऐसा रिंग ले ले, मैं रिंग ले लेता हूँ मैं, एंड इसके ऊपर क्या कर देता हूँ मैं, इस तरीके से इसके पेरीमीटर के ऊपर मैंने चार्ज इस तरीके से छिड़क दिया। ओके टोटल चार्ज है Q, मान लो इसका रेडियस है R। इस बार चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, टोटल चार्ज तो Q है, इस बार टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ एक पेरीमीटर है ना, एक पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r होता है, तो लैम्डा इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई r हो जाएगा। सॉरी Q अपन में 2 पाई r हो जाएगा है ना। ओके तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है इसको, एरियल और सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एरियल चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मान लो ये क्या है, डिस्क है, मान लो ये ना डिस्क है, इसके ऊपर इसका रेडियस है मान लो R। ओके तो इसके ऊपर अंदर मैंने चार्ज रख दिया इस तरीके से। तो अभी अगर आपको एरियल चार्ज डेंसिटी चाहिए, इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल एरियल चार्ज डेंसिटी इक्वल कितना मिलेगा मुझे, टोटल चार्ज मान लो इसका Q है, तो Q अपन में क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज है Q अपन में एरिया हो जाएगा, ये पूरे रिंग का एरिया है ना। तो टोटल या फिर रिंग का एरिया कितना होगा, R रेडियस का है तो पाई R स्क्वायर आता है। ओके तो आप लोग को पता चल गया कि ये कैसे निकालेंगे हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी। ओके तो इसमें नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट चार्ज डेंसिटी होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अब तक पता चलिए क्या होगा, क्या होने वाला है, चार्ज अपन में वॉल्यूम। ओके तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को कैसे डिनोट किया जाता है, रो से डिनोट किया जाता है, रो से डिनोट किया जाता है। ओके इसको सबसे पहले इसको किया गया था लैम्डा से, इसको एरियल चार्ज देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, एरियल चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, देन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से। ओके तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मान लो मेरे पास एक क्यूब है। ओके क्यूब है ये, इसका लेंथ है L, इसका हाइट है कितना H, एंड ब्रेथ है इसका B। ओके तो फिर इसका टोटल चार्ज मैंने इधर दे दिया, मान लो इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज दे दिया अंदर, मतलब टोटल वॉल्यूम में। तो इसका जो रो आएगा यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी किसके बराबर आएगा, टोटल चार्ज अपन में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यू का LBH। ओके तो आप लोगों को चार्ज डेंसिटी के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन डिफरेंट बॉडीज। ओके इन वेरियस बॉडीज, बट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेरियस बॉडीज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक सेकंड, इन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। ओके एक रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है उसको देखेंगे। तो मान लो ये एक रिंग है। ओके तो इसका रेडियस है मान लो ये R, ये इसका सेंटर O पॉइंट है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, एक एक्सिस। ओके तो इधर एक P पॉइंट पे, इसका एक्सिस के P पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। तो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, तो टोटल इस O पॉइंट से P पॉइंट तक डिस्टेंस मान लो x। ओके ये x है, ये R है, तो ये बड़ा डायगोनल वाला क्या हो जाएगा, डायगोनल इसके बराबर हो जाएगा, डायगोनल पाइथागोरस के थ्योरम से निकाल सकते हैं ना, रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
ओके अभी ठीक है बिल्कुल ओके। तो इस बार अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर डायरेक्टली फॉर्मूला याद क्या हो जाएगा डायरेक्टली फॉर्मूला, इधर पी पॉइंट पे जो चार्ज होगा कुछ चार्ज होगा ना उसमें ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालेंगे, इसमें चार्ज मान लो क्यू है ओके। तो क्या हो जाएगा के क्यू एक्स अपन में डी का क्यूब होगा ओके। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के क्यू एक्स अपन में डी का क्यूब, मतलब तो इसको हम लोग फाइनल लिखें के क्यू एक्स अपन में रूट आर स्क्वायर सॉरी रूट नहीं देंगे इधर ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 देंगे ओके। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ओके। तो इन दो फॉर्मूला को याद कर लो। अंडर एक्सिस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा के क्यू एक्स अपन में डी क्यूब या फिर के क्यू एक्स अपन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2 ओके। इन दो फॉर्मूला को दूसरा हम देख लेते हैं, नहीं इसमें ही कुछ केसेस देख लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए ओके। तो जब अपना x किसके बराबर हो जाए, x प्लस माइनस इन्फिनिटी के बराबर हो जाए और x 0 के बराबर हो जाए, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। इस बात को याद रखना ओके। x प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाए और क्या हो जाए x इक्वल 0 हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के बराबर हो जाए। तो हम लोग ग्राफ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड x के बराबर ओके। यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स, नीचे की तरफ भी ई मैक्स, यह x यह माइनस एक्स नेगेटिव साइड में ओके। तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो इस पॉइंट में क्या है, इस पॉइंट में इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैक्सिमम है इस वाले पॉइंट में, यानी कि इस वाले पॉइंट में एंड इस वाले पॉइंट में। तो इसमें x कोऑर्डिनेट कितना होता है, इस पॉइंट में x कोऑर्डिनेट होता है r अपन में √2 ओके। इस वाले पॉइंट में x कोऑर्डिनेट कितना होता है माइनस r अपन में √2। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं, फिर से इधर नोट कर देना ये कि इफ x इक्वल प्लस माइनस r अपन में √2 देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम ओके। तो ये बात देख ली, ग्राफ देख ली अच्छे से, इसको अच्छे से याद कर लेना ओके। तो दूसरा हम लोग देखते हैं इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द सेंटर ऑफ ए आर्क, इन द सेंटर ऑफ एन आर्क। ये मान लो ये मान लो आर्क है ओके, ये मान लो एक आर्क है, इसका एंगल है थीटा, इसका रेडियस मान लो r। इस पे हम लोगों ने चार्ज सिरका दिया इस तरीके से, इधर सिर का चार्ज हम लोगों ने लीनियर तरीके से सिरका है चार्ज। तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या है मान लो लैम्डा है ओके, इसका चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सेंटर पे इस वाले पॉइंट में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ जाएगा, चार्ज की तरफ जाएगा या फिर चार्ज से अपोजिट तरफ जाएगा। चार्ज से ए जाता है तो चार्ज जाएगा इस तरीके से, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस तरीके से जाता ओके। तो इस तरीके से तो नहीं जाएगा, इस तरीके से जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता है इक्वल टू के 2 लैम्डा अपन में r sin थीटा अपन में 2 ओके। तो ये होता है फॉर्मूला, इसको याद रख लो क्या होता है के 2 लैम्डा अपन में r sin थीटा बाई 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ एन आर्क भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क। तो मान लो ये एक डिस्क है, इसका एक्सिस है ये, रेडियस है r ये ओके। तो मैं सेम तरीके से इसके एक्सिस पे पी पॉइंट रखूंगा, इसका चार्ज रखियो, इसके ऊपर मैं चार्ज रख दूंगा। इसका चार्ज डेंसिटी हो जाएगा क्या, इसमें क्या चार्ज डेंसिटी होगा, एरियल चार्ज डेंसिटी होगा क्योंकि जिसके अंदर है ओके। एरियल चार्ज डेंसिटी मान लो इसका क्या है, इसका एरियल चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है ओके। तो ये एंगल है मान लो थीटा। तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो बनेगा इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी 1 माइनस cos थीटा ओके। ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले को भी याद रख लेना। केस देख लो इधर, केस 1 इफ दिस केस इनफाइनाइट ओके। ये अगर डिस्क मैंने इनफाइनाइट तक क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, दिस केस इनफाइनाइट एंड क्या हो जाए नॉन कंडक्टिंग हो जाए ओके। कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग हो जाए, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा जो ई का फॉर्मूला होता है तब थीटा किसके बराबर हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए, हो जाता है। इस बात को याद रखना है, जो थीटा होता है 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये एक्सटेंड हो जाता है इस तरीके से। तो ये थीटा किसके बराबर नियरली 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो अगर इस फॉर्मूला में थीटा 90 डिग्री पुट करूंगा तो 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक का वैल्यू क्या आ जाएगा सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट ओके। इस बात को याद रख लेना। कब होता है ये, जब नॉन कंडक्टिंग एंड इनफाइनाइट हो ओके। दिस नॉन कंडक्टिंग एंड इनफाइनाइट होता है। तो फोर्थ हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इनफाइनाइट शीट देख लेते हैं ओके। एक शीट में इनफाइनाइट शीट में क्या होता है, सो सबसे पहले इसमें भी 2 केसेस आएगा। केस 1 इफ शीट इज इनफाइनाइट शीट क्या हो जाए नॉन कंडक्टिंग हो जाए, नॉन कंडक्टिंग हो जाए तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, तब बिल्कुल इस तरीके से केस आएगा ओके। ये मान लो एक शीट है, ये नॉन कंडक्टिंग है ओके। तो इसके ऊपर इस तरीके से चार्ज होगा, मान लो प्लस चार्ज है, तो ये ए की तरफ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ए इस तरीके से। तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा सिग्मा अपने 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके इधर की तरफ निकालेंगे तब भी क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्या बनेगा सिग्मा अपने 2 एप्सिलॉन नॉट ओके। बिल्कुल आसान है ओके। कब होता है ये नॉन कंडक्टिंग एंड इनफाइनाइट शीट होता है। अगर केस 2 लेना है अपने को, केस 2 में अगर कंडक्टिंग हो जाए, ये सिर्फ इनफाइनाइट तो है ही क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट शीट के लिए ही पढ़ रहे हैं ओके। लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बताया कि कंडक्टिंग भी नहीं है नॉन कंडक्टिंग भी नहीं है, तब क्या लेना है आपको, नॉन कंडक्टिंग लेना है। इस बात को याद रखना। लेकिन ओके इफ इधर में लिख देता क्वेश्चन डजंट से एनीथिंग, तब ये केस लेना है ओके। तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन शीट इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन केस 2 देख लो, अगर ये क्या है कंडक्टिंग है, इफ शीट इज कंडक्टिंग तब क्या होगा, ये जो शीट है इसके इस साइड भी चार्ज आ जाएगा इस तरीके से प्लस 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 ओके। इस साइड भी चार्ज आ जाएगा, इस साइड भी चार्ज आ जाएगा कंडक्टिंग है तो, क्योंकि अगर हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो सरफेस में आ जाएगा ओके। इस तरीके से आ जाएगा चार्ज। तो ये जो इस साइड का चार्ज है मतलब इस साइड भी इस तरीके से डबल आ रहा होगा ओके। इसके साइड का चार्ज भी इस तरफ आता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके साइड का भी डबल इस तरीके से, एक से इससे एक एंड इसके पीछे वाले से एक इस तरीके से आएगा ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा टोटल इंटेंसिटी विल बी डबल हो जाएगा ना,
इतना प्लस एक और बार इतना, यानी कि डबल ऑफ दिस मतलब सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, ये भी इस साइड भी सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया है आप लोगों को। हम लोगों ने कितना केसेस पढ़ा अभी तक हम लोगों ने 3 केसेस पढ़ा। पहला केस क्या था, 3 केसेस मतलब 3 4 क्षार में पढ़ा। ओके, अभी तक क्षार में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा, देन क्षार में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी पढ़ा। ऐसा पहले में क्या था, एक अगर रिंग है उसके एक्सिस पे क्या होता है फॉर्मूला, तब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है अपना KQX डिवाइडेड बाय R² + X² होल 3/2। ओके, देन अगर आर्क के सेंटर पे क्या होता है, आर्क के सेंटर पे होता है अपना K 2 लैम्डा अपन में R sin θ/2। ओके, देन आता है अपने पास थर्ड वाला केस क्या है, एक रिंग के सॉरी एक डिस्क के एक्सिस पे कितना होता है, एक डिस्क के एक्सिस पे होगा, अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तब क्या होगा, तब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल सिग्मा अपन में 2π0। ओके, 2E0 मतलब एप्सिलॉन नॉट होल 1 - cos θ। ओके, बाकी का केस हम लोगों ने इससे ही डिराइव किया। सीख में क्या होता है, अगर नॉन कंडक्टिंग है एंड कंडक्टिंग है तब क्या होगा, कंडक्टिंग है तब होगा सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग है तब होगा सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वायर। ओके, वायर या फिर रॉड क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो 3 टाइप का वायर या फिर रॉड होता है। पहला फाइनाइट, देन आता है अपने पास इनफाइनाइट, देन आता है सेमी फाइनाइट। ओके, तो रॉड 3 टाइप का हो सकता है, या फिर वायर फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड सेमी फाइनाइट। सबसे पहले हम लोग फाइनाइट वायर के लिए क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। ओके, तो फाइनाइट वायर के लिए ये मान लो एक वायर है। ओके, फिर हमने एक पॉइंट रख दिया P पॉइंट, इधर से एंगल बना रहा है θ1 एंड इधर से एंगल बना रहा है θ2। तो कौन सा एंगल ज़्यादा होगा, θ1 हम लोग ज़्यादा वाला एंगल को रखेंगे, θ2 हम लोग छोटा वाला एंगल को रखेंगे। अगर ये एंगल छोटा होता है तब इसको θ2 लेंगे, इसको θ1 लेंगे। तो θ1 क्या है, लार्जर एंगल, θ2 है अपना स्मॉलर एंगल। ओके, ये बात पता चल गया आप लोगों को। ओके, ये जो टोटल इतना डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने D मान लिया। ओके, इसको क्या मान लिया, D मान लिया। तो अभी देखो जैसे 2 कंपोनेंट बन रहा है अपना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके 2 कंपोनेंट बन रहा है, क्योंकि जो ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा इसको EY और क्या बोल सकते हैं हम लोग, E पैरेलल बोल सकते हैं। पैरेलल क्यों, क्योंकि ये वायर के साथ पैरेलल में है, तो इसलिए से E पैरेलल बना। बाकी इधर इसको EX और क्या बोल सकते हैं, E परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये वाला। तो हम लोग दो मतलब अलग अलग सेगमेंट को बनाएंगे। ओके, तो E परपेंडिकुलर किस निकालेंगे, E परपेंडिकुलर हो जाएगा या फिर EX हो जाएगा अपना। ओके, इधर चार्ज है मान लो, क्या है चार्ज है इस तरीके से। ओके, तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा क्या होगा, लैम्डा होगा। तो होगा K लैम्डा अपन में D sin θ1 प्लस sin θ2। ओके, क्या होगा फॉर्मूला, K लैम्डा बाई D sin θ1 प्लस sin θ2। ये हो गया E पैरेलल का सॉरी परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। इस बार E पैरेलल का अगर निकालें तो क्या होगा, K लैम्डा अपन में D cos θ2 माइनस cos θ1 हो जाएगा इसका E पैरेलल या फिर EY का फॉर्मूला। ओके, तो अभी अगर अपने को क्या लिखना है, डायरेक्शन निकालना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा। EX का डायरेक्शन तो अपने को पता है क्या होगा, EX का डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो away from the body होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा बॉडी टुवर्ड्स बॉडी होगा EX का। लेकिन EY का डायरेक्शन क्या होगा, EY का डायरेक्शन द डायरेक्शन इधर लिख देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ E parallel is always opposite to the larger angle। ओके, यानी कि θ1 से ऑपोजिट में होता है एंगल θ1 क्या होता है, हमेशा θ1 से ऑपोजिट होगा, यानी कि θ1 इस साइड है तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन EY का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। ओके, इस साइड हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। θ1 का डायरेक्शन इस साइड है तो इधर किस साइड हो जाएगा, तो E ने कुछ इस तरीके से बीच में से जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, वायर या फिर रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनाइट में लिख लिया। इधर इनफाइनाइट होगा, अगर वायर या फिर रॉड अगर इनफाइनाइट हो जाए तब क्या है, ये इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर माइनस में इनफाइनाइट है, इधर पॉजिटिव में इनफाइनाइट है। मतलब ये P पॉइंट मान लो, तो इधर से जो एंगल बना रहा होगा इस तरीके से इनफाइनाइट में क्या कौन सा एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री, यानी कि θ1 किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। सिमिलरली θ2 भी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री, बीच का डिस्टेंस है D। तो जो E परपेंडिकुलर होगा अपना क्या होगा, K लैम्डा अपने D sin θ1 कितना 90 sin 91 वैल्यू होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 K लैम्डा अपने D हो जाएगा इसका आंसर। E परपेंडिकुलर। ओके, एंड E पैरेलल क्या हो जाएगा, cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है अपना 0। ओके, cos 90 होता है 0, 0 - 0 0, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा अपने को। तो E पैरेलल हो जाएगा 0 एंड E परपेंडिकुलर हो जाएगा 2 K लैम्डा अपन में D। ओके, सो इसमें सेमी इनफाइनाइट हो तब क्या होगा, सेमी फाइनाइट हो तब मतलब ये जो ऊपर की साइड है ये इनफाइनाइट है, नीचे की साइड क्या है, इनफाइनाइट नहीं है। ओके, तो क्या होगा, इधर से एंगल θ2 बना रहा होगा, लेकिन θ1 किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसमें डिस्टेंस D मान लो या P पॉइंट है। ओके, तो हम लोगों को जो E परपेंडिकुलर मिलेगा, क्या मिलेगा, E परपेंडिकुलर अपने को मिलेगा जो देखो θ2 जो है, θ2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो सेमी इनफाइनाइट है। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो θ2 एंगल बनेगा θ2 एंगल नहीं है मान इस तरीके से। इधर से एक सेकंड मैंने डायग्राम गलत बना दिया, सेमी इनफाइनाइट का डायग्राम सही डायग्राम हो जाएगा। ये वायर है। ओके, इधर से इनफाइनाइट है, इधर से इस सेंटर मान लो वायर का। ओके, तो नीचे का पार्ट ही नहीं है, सेंटर से कट कर दिया। अभी इधर से P पॉइंट पर बनाना है, θ1 किसके बराबर है, ये तो θ1 90 डिग्री के बराबर है, θ2 नहीं है, मतलब θ2 किसके बराबर है, 0 डिग्री के बराबर। अब निकालो E परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, E परपेंडिकुलर आ जाएगा अपना K लैम्डा अपन में D sin θ1 sin 90 के बराबर, sin 91 था 1 + 0 1, तो ये आ जाएगा K लैम्डा अपन में D के बराबर। ओके, E पैरेलल निकालो इस बार, E पैरेलल क्या हो जाएगा, cos θ2 - cos θ1, θ2 नहीं है, cos 0 किसके बराबर, 1 - 0 फिर से 1 2, E पैरेलल भी K लैम्डा अपन में D के बराबर क्या आ जाएगा। अगर कोई E ने पूछे इसमें तो क्या होगा, √2 K लैम्डा अपन में D हो जाएगा, कि एंगल है 90 डिग्री। तो ये हम लोगों ने वायर में या फिर रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है इसको भी पढ़ लिया। ओके,
सो इस बार हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। तो स्फीयर होती है वो 4 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले होलो कंडक्टिंग हो सकता है, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर उस मटेरियल से बना होगा। देन हो सकता है अपने पास सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टिंग मतलब ओके। देन क्या हो सकता है, देन हो सकता है होलो नॉन कंडक्टिंग, देन हो सकता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये तीनों केसेस एक ही होते हैं। ओके, ये तीनों केसेस में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में अलग होगा। क्योंकि देखो जो अपना होलो कंडक्टिंग होगा, ये होलो कंडक्टिंग होगा, ऊपर चार्ज होगा क्योंकि बीच में तो होलो है ना, कुछ भी चार्ज नहीं दे सकते हम लोग। इधर हम लोग इस तरीके से चार्ज दे देंगे, इधर चार्ज दे देंगे इस तरीके से, क्योंकि होलो है बीच में नहीं दे सकते। अगर होलो नहीं भी होता तब भी हम लोग बीच में नहीं दे सकते, क्योंकि कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स में जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस में आ जाएगा, हमने पढ़ा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लैम्डा आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, चार्ज डेंसिटी होगा। ओके, तो अगर हम लोग ओके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला वगैरह। देन सॉलिड कंडक्टिंग की बात कर ले तो बीच में दे सकते हैं, लेकिन क्या कंडक्टर से फिर बीच में दे सकते हैं सॉलिड है, लेकिन बीच में क्या है चार्ज दे सकते हैं सॉलिड है, लेकिन कंडक्टिंग है, इसी वजह से सरफेस में आ जाएगा फिर से इस तरीके से। ओके, इधर भी लैम्डा आ जाएगा चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट केस होलो नॉन कंडक्टिंग केस में, इसमें नॉन कंडक्टिंग है तो बीच में लेंगे तो फिर क्या बीच में ही रह जाएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। लेकिन देखो होलो है, होलो है मतलब बीच में नहीं दे सकते है ना, होलो ही है मतलब कुछ भी नहीं दे सकते, तो ये भी सरफेस में ही देना पड़ेगा अपने को। इसमें भी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके ओके, सॉरी इसमें ये आएगा ना, एरिया आएगा, सॉरी सिग्मा आएगा, समझ सिग्मा आएगा। ओके, चार्ज डेंसिटी क्योंकि सरफेस में दे रहा है, स्फीयर है ना, ये आ जाएगा सिग्मा नॉट, लैम्डा नहीं आएगा। ओके, सिग्मा आएगा क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी। बाकी इसमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग केस देखिए, सॉलिड है इसमें चार्ज अगर देना है, सॉलिड के बीच में भी दे सकते हैं, तो इस तरीके से बीच में भी आ जाएगा। इसमें कौन सा वाला चार्ज डेंसिटी आएगा, इसमें वॉल्यूम वाला चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। ओके, इसमें आ जाएगा रो। तो इन तीनों केस को एक साथ पढ़ते हैं, इधर हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ओके, सबसे पहले इन तीनों केसेस का देख लेते हैं। ये मान लो स्टैंडर्ड क्या है, स्फीयर है, इसका सेंटर रो है, तो क्या होगा, सॉरी ये पी पॉइंट मान लो, इसको क्यू पॉइंट मान लो, इसको आर पॉइंट मान लो। तो ओपी में पी वाले पॉइंट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पी पॉइंट, या फिर इसको क्या बोलेंगे इनसाइड पॉइंट। पी पॉइंट कोई भी इनसाइड का पॉइंट हो सकता है, इस सरफेस का कोई भी इनसाइड का पॉइंट क्या हो सकता है, पी हो सकता है। क्यू क्या है, सरफेस पॉइंट है, आर क्या है, आउटसाइड पॉइंट है। ओके, पी पॉइंट क्या है, इनसाइड है, इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसमें कोई सा भी चार्ज नहीं है। ओके, चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या होगा, क्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर, 0 के बराबर इनसाइड पी। इस बार क्यू पॉइंट की बात करें, क्यू पॉइंट क्या है, सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट है, और इस रेडियस मान लो ये आर। ओके, एंड ये ओ से आर तक डिस्टेंस क्या है, आर मान लो स्मॉल है, क्यू है सरफेस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस क्या हो जाएगा, एक्चुअल फॉर्मूला इन तीनों में कौन सा होता है, देखो के क्यू उनमें आर स्क्वायर होता है, आर क्या है डिस्टेंस है सब में, तो इसमें तो क्यू भी 0 है ओपी में, तो इसी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस बार देख लेते हैं, इस बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सरफेस क्या होगा, के क्यू अपन में आर स्क्वायर, लेकिन आर किसके बराबर है, आर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तो के क्यू अपन में रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा इधर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देन इस बार हम लोग बात करते हैं आर पॉइंट के लिए। आर पॉइंट क्या है, आर है अपना आउटसाइड पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ये बराबर हो जाएगा के क्यू अपन में आर स्क्वायर के बराबर। ओके, तो हम लोगों ने अगर हम लोग ग्राफ देखिए इस बार होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग का, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है अपना आर। ओके, ई वर्सेस आर ग्राफ इस तरीके से बनेगा। क्यों इस तरीके से बनेगा, देखो सबसे पहले जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है पहले 0 है, ये जो पॉइंट है इसमें क्या है, आर इक्वल्स टू आर रेडियस, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है सरफेस पॉइंट, सरफेस पॉइंट। ओके, देन ये ग्राफ नीचे गिर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो आर है वो ग्रेटर हो रहा है आर के, तो के क्यू अपन में आर स्क्वायर ये फॉर्मूला था। तो सबसे पहले अगर रेडियस के बराबर होगा ये, तो पीक पॉइंट पे चला जाएगा। ओके, ई मैक्सिमम कौन सा पॉइंट में होगा, ई मैक्सिमम होगा अपना सरफेस वाले पॉइंट में। क्यों, इस वाले केस में ओके सरफेस वाले पॉइंट में मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो अगर आर बढ़ता जाएगा, ये आर अगर बढ़ेगा तो ये टोटल टाइम क्या होगा, घटता जाएगा। अगर आर का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, रेडियस ही तो है ना, क्योंकि उससे पहले अगर रेडियस से पहले इनसाइड पे तो टोटल टाइम भी 0 हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया है आप लोगों को। ओके, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देन अगर ये वाला केस देखें हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए देखो इस तरीके से, इधर बीच में चार्ज है, ये ओ पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट पी है, सरफेस पॉइंट क्यू है, एंड ये अपना आउटसाइड पॉइंट आर है। तो इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसमें भी सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इसमें चेंज हो जाता है। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो जाता है, के क्यू आर अपन में रेडियस का क्यू, इस फॉर्मूला को याद कर लेना, बाकी का केस सेम है। बाकी अगर ग्राफ देखें इसमें हम लोग, अगर ग्राफ देखें तो कैसा बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना रेडियस, तो इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इधर भी पीक पॉइंट क्या है, सरफेस नहीं है, लेकिन इसमें देखो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि अपन आर स्क्वायर, ये तो मेन फॉर्मूला है, जैसे ये डायरेक्ट किया था हम लोगों ने सब कुछ। तो अगर रेडियस इधर कम होता रहेगा, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, एकदम पहले क्यू 0 होगा ना, कुछ इधर भाई, देन ये जो रेडियस है, ये मतलब रेडियस नहीं है सॉरी, डिस्टेंस ओ से डिस्टेंस इधर होगा तो इतना होगा, अगर इधर होगा तो इतना होगा, तो ये बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले ये बढ़ता रहेगा। ओके, सरफेस में ये आर हाईएस्ट हो गया तो रेडियस हाईएस्ट हो गया, देन ये घटता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ग्राफ होगी कुछ। देन अगर इनसाइड, अगर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इधर बीच में कौन सा चार्ज डेंसिटी आपने बताया, रो है, इसके बीच में चार्ज डेंसिटी, तो रो इक्वल्स टू क्या था, टोटल चार्ज अपन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू इज इक्वल टू रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इस बार इस क्यू को मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ जाएगा मेरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ जाएगा मेरा
रो आर, ये आर मतलब ये रेडियस हमने बड़ा वाला आर माना है, इसी वजह से इसको बड़ा वाला आर कर दो, कैपिटल आर कर मतलब रो आर अपन में 3 ई नॉट इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो रेडियस है ये रेडियस नहीं है, ओके, स्मॉल आर है मतलब ये डिस्टेंस ई इनसाइड रो आर 3 ई नॉट। क्या ई नॉट कहाँ से आया, अगर हम लोग इसको डिराइव करते जाओगे तो ये आ जाएगा। ओके, के में पुट किया हम लोगों ने, के जो था उस के को 1/4 पाई ई नॉट पुट किया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी आ सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, यह है इलेक्ट्रिक मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इधर मैंने एक चार्ज रख दिया एंड चार्ज रेस से स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो यू इक्वल कितना है, चार्ज का 0 है। ओके, इसका हम लोगों ने चार्ज को भी इस डायरेक्शन में रख दिया। ओके, स्ट्रेट लाइन मतलब चार्ज भी इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में चार्ज दिया, तो ये चार्ज मतलब पॉजिटिव है। ओके, तो जो अपना इसका पार्ट होगा वो क्या होगा, इस चार्ज का पार्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का डायरेक्शन सेम ना हो तब पार्ट क्या होता है, पार्ट इफ डायरेक्शन ऑफ क्यू एंड ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम देन पार्ट होता है अपना पैराबोलिक। ओके, इस बात को भी याद रख लेना। इस केस में क्या है, सेम है तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर अलग अलग हो तब पैराबोलिक होगा। तो ये को 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग इसमें वर्क डन निकालें, सबसे पहले देखो इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा। लेकिन फोर्स एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली फोर्स इक्वल एम ए होता है। तो जैसे मैं लिख सकता हूँ एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, फोर्स अपन में मास के, और फोर्स इधर क्यू लिखा है तो क्यू ई बाई मास के बराबर हो जाएगा। इधर से मैं एक्सीलरेशन इस तरीके से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। ओके, तो इस बार अगर मैं इधर से वर्क डन अगर निकालना है मुझे, वर्क डन क्या होता है एक्चुअली, वर्क डन बाई चार्ज निकालना है अपने को। फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एफ डी। तो फोर्स इसमें कितना है, फोर्स है अपने क्यू ई बाई एम इंटू डी, तो क्यू ई डी में एम। ओके, तो दूसरा वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या था, अगर हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ई के बराबर था। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा, वर्क डन निकाला है, क्यू ई डी अपने एम हो जाएगा इक्वल टू के ई काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अपना क्यू ई डी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू डी बाई एम इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इधर से वी निकाल सकते हैं हम लोग, तो वी किसके बराबर है, तो वेलोसिटी निकालने की ट्राई करें तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आ जाएगा 2 क्यू ई डी अपने वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ जाएगा रूट ओवर के अंदर 2 एम रूट ओवर के अंदर क्यू ई डी, तो रूट 2 क्यू ई डी अपने एम आ जाएगा अपना वेलोसिटी। ओके, तो जैसे हम लोग फिर से क्या निकाल सकते हैं, इधर से अगर टाइम निकालना हो तो वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस 80 फॉर्मूला से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो इसमें याद रखना एक चीज़, टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक चार्ज के। ओके, स्पेसिफिक चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है ये डिराइव करके निकाल सकते हैं हम लोग, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसे टाइम जो होता है स्पेसिफिक चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, v इक्वल टू यू प्लस 80। अभी हम लोगों ने क्या निकाला, v निकाला। ओके, v किसके बराबर निकाला था, v रूट 2 क्यू ई डी अपने m के बराबर। ओके, रूट 2 क्यू ई डी अपने m के बराबर निकाला था v, तो u तो 0 के बराबर है। एक्सीलरेशन अभी निकाला था हम लोगों ने, एक्सीलरेशन किसके बराबर था, क्यू ई बराबर अपने m था, क्यू ई अपने m के बराबर था इंटू t। ओके, तो m कैंसिल कर लेते हैं, तो आ जाएगा रूट 2 क्यू ई डी डिवाइडेड बाई क्यू ई इक्वल्स टू टी। ओके, तो टी इसके बराबर आ जाएगा, रूट क्यू से क्यू को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे रूट क्यू आ जाएगा, रूट ई से ई को कट करेंगे तो रूट ई आ जाएगा। ओके, रूट क्यू ई ऊपर रह जाएगा अपना रूट 2 डी ऊपर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा टी के बराबर। तो टी इसके बराबर हो जाएगा होल रूट ओवर 2 डी अपने क्यू ई के बराबर। ओके, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये आ गया अपना टी। तो टी किसके प्रोपोर्शनल है, टी प्रोपोर्शनल है अपना रूट ओवर के अंदर इधर। तो इधर हम लोगों ने वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस निकाला था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस m के साथ आ जाएगा, क्यू ई डी के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्स हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किसके बराबर था, फोर्स था क्यू ई था फोर्स, ना कि क्यू ई बाय हम लोगों ने एक्सीलरेशन लिख लिया। ओके, क्यू ई डी के बराबर हो जाएगा, तो ये क्यू ई डी ये क्यू ई डी, तो ये हो जाएगा m, तो v होना चाहिए था अपना रूट ओवर के अंदर ही 2 क्यू ई डी अपन में m। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इधर, ये भी रूट ओवर के अंदर, तो m से रूट कैंसिल नहीं कर सकते, इसको रूट m आ जाएगा, रूट m मल्टीप्लाई। ओके, इधर हो जाएगा, इधर एक m आ जाएगा, तो रूट 2 m डी अपन में क्यू ई के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इधर m आ जाएगा, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लोग लिख सकते हैं m अपन में क्यों, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता था, अगर इसको उल्टा कर दूँ मैं, उल्टा कर दूँ, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 अपन में उल्टा कर देता हूँ मैं इसको क्यू अपन में, तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या था, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते थे, स्पेसिफिक चार्ज अपन में मास, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। निशान हम लोगों ने दे दिया। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया हम लोगों ने। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ से तो पढ़िए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे इस बार। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो देखना पड़ेगा आपने। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज which are separated by a distance d। ओके, इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इधर नोट करके एक चीज लिख लेना, जैसे पी आई क्यू भी आया था। ओके, तो क्या होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट।
तो ये बात हम लोगों ने बोल दिया, लेकिन अपने को पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम लोग अभी अच्छे से देखेंगे। तो इस नोट को अच्छे से याद रख लेना कि पोलर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ये इधर से पी को आया था नहीं था, ओके। तो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट किसके पास होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास डाइपोल मोमेंट होता है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम लिखते हैं पी से, पी फैक्टर से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, एक फैक्टर क्वांटिटी है, फैक्टर क्वांटिटी एंड इसे पी फैक्टर से डिनोट किया जाता है। ये बात तो हम लोग ने देख लिया। तो मान लो ये एक चार्ज है माइनस क्यू, ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ये दोनों क्या है, चार्ज सेम अपोजिट चार्ज का है, सेम मैग्नीट्यूड का है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गए। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है मान लो डी, तो डी से ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये दोनों, तो इसके बीच में डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, सबसे पहले देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड होती है किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड चार्ज, इसके चार्ज के एक का किसी भाग का भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है, ओके। इसी से हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। अभी अगर डायरेक्शन पूछे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में लिख देता हूँ। हमेशा क्या होता है, नेगेटिव तो पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा इस साइड होगा, ओके। पी का जो साइड होगा इधर से लेकर माइनस से लेकर प्लस तक, यहाँ समझ में आ गया होगा। एंड जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ओके। तो इस बार हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरियस बॉडीज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करेंगे इस बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल, तो देखो सबसे पहले इसमें भी तीन केसेस आएगा। सबसे पहला एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट क्या होगा देखते हैं। एक प्लेन है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, के बीच का डिस्टेंस है मान लो 2 है, ओके। ये क्या बना रहा है, एक डाइपोल बना रहा है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। अभी अपने को एक्सियल पोजीशन पे चाहिए, इस एक्सिस है, इसके पी पॉइंट मान लो ये पी पॉइंट है, इसके एक्सिस पे क्या चाहिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चाहिए, ओके। इस पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चाहिए। मान लो इस एक्सिस से पी पॉइंट तक डिस्टेंस है मान लो r, और ये जो r है एजम्पशन कर लो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है 2a से, ओके। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, क्या रखना है 2k p अपन डिवाइडेड बाय क्या होगा 2k p डिवाइडेड बाय ds का क्यूब, ओके। रेडियस नहीं मतलब ये r डिस्टेंस का क्यूब। ये p का डायरेक्शन किस तरफ है, माइनस से प्लस तक, तो इस साइड होगा p का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये भी इस साइड होगा। तो एट एक्सियल पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड हो गया है ना, डायरेक्शन जो होगा डायरेक्शन सेम एज p, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जिस साइड डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उस साइड होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा 2k p अपन में r क्यूब होगा, ओके। एट एक्सियल पॉइंट, इस बार इक्वेटोरियल पॉइंट देख लेते हैं दूसरे नंबर पे। एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इसका डिस्टेंस है 2 है, ओके। ये मान लो पी पॉइंट है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इधर से डिस्टेंस मान लो ये है r, हमने फिर से क्या कर दिया, r बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है 2a से, ओके। तो अभी मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, पी कौन सी साइड लगेगा, डाइपोल मोमेंट इस साइड लगेगा, लेकिन इसमें इक्वेटोरियल पॉइंट में जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो ऑपोजिट होगा, किसके ऑपोजिट, इस डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ये होगा माइनस के पी अपन में r क्यूब, ओके। याद रखना एंड डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू पी, इस ऑपोजिट टू पी, पी का डायरेक्शन माइनस से प्लस तक इधर की साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस साइड होगा, ओके। समझ में आ गया होगा। थर्ड एट जनरल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लिया, एक्सियल पॉइंट की बात कर लिया, लेकिन अगर जनरल पॉइंट में आ जाए एट जनरल पॉइंट में क्या होगा, जनरल पॉइंट क्या होगा देखते हैं अभी। माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, यानी कि ये क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो वे डिस्टेंस है बस डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो अभी कुछ इस तरीके से इधर पी पॉइंट है मान लो कोई से नाम से, ओके। डिस्टेंस कितना ये r एग्जाम कर लेना पड़ेगा अपने को, r बहुत ही ज़्यादा रहता है तो वैसे। तो इस पी पॉइंट पे अपने को कैसे हम इसका डिस्टेंस क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो ये क्या होगा कि ये एक्सियल एक्सिस के साथ ठीक एंगल बना रहा है, ओके। एंड पी इधर इधर अपने को ई ने निकालना पड़ेगा, ये एंगल होगा पी पॉइंट के साथ, यानी कि पी पॉइंट के इस वाले फैक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा। तो अगर कोई अल्फा एंड थीटा का अगर रिलेशन पूछे तो क्या होगा, रिलेशन टेन थीटा किसके बराबर होता है, नहीं टेन अल्फा किसके बराबर होता है, टेन अल्फा के टेन थीटा बाई 2 के बराबर। अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा है ई नेट पी के साथ जो एंगल बना रहा है, एंड थीटा है जो पी पॉइंट जिस वाले लाइन पे है वो लाइन एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, ओके ओके। तो फिर ये रिलेशन देख लिया। अभी ई नेट कैसे निकालेंगे, जनरल पॉइंट ई नेट कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा के पी अपने आर क्यूब रूट ओवर के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ओके। आई समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल हम लोगों ने देख लिया। इस बार हम करेंगे फोर्सेस ड्यू टू डाइपोल, ओके। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इधर कुछ पॉइंट हम लोग लिखते हैं नोट करके, ओके। इसको याद करना है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस तब क्या होता है, दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स होगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को 1/r करके, क्यों हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में ही पढ़ा है ना, q1 एंड q2 है, बीच के डिस्टेंस है मान लो r। तो फिर क्या होता था फोर्स इन दोनों के बीच का क्या होता था, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के q1 q2 अपने r स्क्वायर था ना, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r स्क्वायर के, ओके। तो इस बार देखो फोर्स बिटवीन ए चार्ज एंड ए डाइपोल तब क्या होगा देखते हैं हम लोग, एक डाइपोल एंड एक चार्ज है तब फोर्स क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1/r क्यूब के। कैसे, फोर्स किसके बराबर होता है, q इंटू ई, क्यू चार्ज है मान लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन किसी भी डाइपोल में क्या होता है, किसी भी डाइपोल की बात करें एक्सियल पॉइंट की बात कर लो, ये हो जाएगा 2kp अपन में r क्यूब, ओके। तो फिर किसके प्रोपोर्शनल हुआ, r क्यूब के, ओके। 1/r क्यूब के, ओके। तो फोर्स बिटवीन ए चार्ज एंड डाइपोल देख ले। इस बार देखते हैं हम लोग फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल तब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r⁴ के, ओके। इसको भी याद कर लेना। इस बार हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पे देख लें, इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड ही होगा। तो सबसे पहले इसमें भी एक्सियल पॉइंट में देख लेते हैं हम लोग। इसको किससे डिनोट किया जाता है? वी से डिनोट किया जाता है। ओके, एक्सियल पॉइंट में देख लेते हैं किसका होगा एक्सियल पॉइंट में। ये हमारा डाइपोल है, इसका डिस्टेंस है 2 ओके, एक डाइपोल है, इसका डाइपोल होगा। इसमें अपने को एक्सियल पॉइंट में क्या निकालना है? इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है। तो वी एट एक्सियल क्या होगा? इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, क्या होगा? आर डिस्टेंस है मान लो, ये हो जाएगा के पी अपने आर स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? के पी अपने आर स्क्वायर। अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें, इक्वेटोरियल पॉइंट में तो हमेशा इसको याद रख लेना, वी एट इक्वेटोरियल क्या होता है? 0 के बराबर होता है हमेशा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज 0। देन थर्ड एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट में क्या होगा देखते हैं हम। माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, यानी कि क्या है? डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओके, थीटा एंगल बना रहा है। इस पी पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है? इस पी पॉइंट पे अपने को निकालना है पोटेंशियल को निकालना है। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट में? इसकी इधर की साइड क्या होगा? अपना डाइपोल मोमेंट इसकी साइड होगा, माइनस से प्लस तक जाता है ना चार्ज के, तो इधर आर डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक जनरल पॉइंट। सॉरी क्या लिख दिया हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना, जनरल पॉइंट इक्वल्स टू हो जाएगा के पी अपने आर स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? सिर्फ कॉस थीटा। ओके ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरल पॉइंट का फॉर्मूला है के पी अपने आर स्क्वायर कॉस थीटा। और समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से इधर हम बना सकते हैं, इधर ई नेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करनी है, इधर अल्फा एंगल बना रहा होगा। इस बार नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस बार हम लोग देख लेते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके थीटा एंगल पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो अभी इसमें टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ कपल। तो अपने को टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो टॉर्क होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डाइपोल मोमेंट का इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होती है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की तरह पे लिखें तो क्या होगा? पी ई का भी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब आएगा? टॉर्क मैक्सिमम जब ये थीटा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? थीटा 90 डिग्री में होता है। तो ये हो जाएगा पी ई। तो टॉर्क मैक्सिमम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा? पी ई हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअल जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जो कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे ही होगा, एंड जो मैग्नीट्यूड होगा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। इस बार डायरेक्ट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखना है। ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ डाइपोल प्रॉब्लम। तो ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा एंगल पे इधर एक डाइपोल मोमेंट है, इस तरीके से डाइपोल है। तो इसमें अपने को क्या निकालना है? इधर कोई पेंडुलम होगा, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर के अंदर आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय क्या होगा? पी ई। ये हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो अगर कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड हो जाएगा। तो लास्ट लिखते थे दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है? इसको लिखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस भी है। तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा? सब सेम होगा। ये जो मैग्नीट्यूड है और ये जो डायरेक्शन है सब सिमिलर है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा इसकी देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें जो एफ नेट होगा किसी भी चीज़ में, किसी भी पॉइंट में, वो हो जाएगा 0 के बराबर। क्यों ऐसा होता है इसको देख लेते हैं। इसको देखने से पहले हम लोग इधर एक डाइपोल बना लेते हैं इस तरीके से। इसका इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है पी, कितना एंगल बना रहे? थीटा। तो एफ नेट कैसे 0 के बराबर होगा? देखो इस वाले पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, इधर मान लो माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है इसका। तो इस माइनस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा होगा और किधर लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो अगर माइनस क्यू है, चार्ज का डायरेक्शन अगर नेगेटिव है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, तो इधर लगेगा क्यू ई फोर्स लगेगा इधर, जो कि क्यू ई। यानी इस वाले चार्ज में इधर की साइड क्यू ई फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फिर क्या लगेगा? दोनों कैंसिल आउट होकर एफ नेट कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो एफ नेट हर एक पॉइंट पे क्या होता है? 0 होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। लेकिन टॉर्क मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0। ओके, तो टॉर्क किसी भी पॉइंट पे 0 के बराबर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इस बार हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे एफ नेट कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, एंड जो टॉर्क है वो भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। यू डोंट नो, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ओके, इसमें क्या है? ऑलवेज हम लोग बोल सकते हैं ऐसा है। तो नेट फोर्स
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जीरो के बराबर नहीं होगा कभी भी, टॉर्क भी जीरो के बराबर नहीं होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।